हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आज मैं नीलम शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस जो कि हमारे क्लास 10th में भी है, क्लास 12th में भी है, जिसमें से मैं आप लोगों को क्लास 10th लेवल का आज का टॉपिक क्लियर करने वाली हूँ। ओके, क्योंकि हम लोग क्लास 12th लेवल का टॉपिक अभी नहीं करने वाले हैं। क्लास 12th लेवल के लिए मैं अलग से वीडियोस अपना अपलोड करूंगी। आज के लिए मैं क्लास 10th लेवल का टॉपिक देने वाली हूँ, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट किस तरह से ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन होता है। ओके, तो ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन तो ऐसे आप लोगों को पता है ही कि बाय सेक्सुअल मेथड होता है, नॉट बाय एसेक्सुअल मेथड। ठीक है, जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में आप लोगों से डिस्कस किया है। एसेक्सुअल मेथड्स मैंने कंप्लीट कर लिया था। सेक्सुअल मेथड्स में भी हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स को कंप्लीट कर चुके थे। ओके, फ्लावरिंग प्लांट्स का इवन हमने पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन भी कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं वो ह्यूमंस के बारे में लेकर चल रहे हैं। ह्यूमंस जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को समझने में। ओके, हमारे सिलेबस में भी है, इसे हमें ब्रीफली समझना भी है और थोड़ा अच्छे से इसे क्लियर कट करना है कि क्या होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ये टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में इसलिए प्रोवाइड किया गया है क्योंकि आपको भी हर एक टॉपिक का नॉलेज अच्छी तरह से हो। ओके, तो क्या है ये, सो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोगों को जैसा कि बेसिकली मैंने बता दिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें देयर इज अ नीड ऑफ टू पेरेंट्स, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है। ओके, देयर इज अ नीड ऑफ टू पेरेंट्स, अब टू पेरेंट्स और साथ ही साथ देयर इज अ नीड ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ये भी तो मैंने बताया था। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है खासियत? देयर इज अ नीड ऑफ टू पेरेंट्स एंड द नीड ऑफ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। ओके, तो गैमेट्स क्या होते हैं? तो गैमेट्स पहले हम लोग देख लेते हैं। ओके, ह्यूमन के केस में गैमेट्स क्या होते हैं उसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ह्यूमंस के केस में जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में सबसे पहले हम लोग ह्यूमंस में मेल एंड फीमेल को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, मेल एंड फीमेल। तो मेल क्या है? मेल के लिए अगर हम लोग एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे मेल के लिए डेफिनेशन? द पर्सन हु हैज़ द गैमेट कॉल्ड स्पर्म। ओके, द पर्सन हु हैज़ द मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म क्या हो जाएगा? द पर्सन हु हैड मेल गैमेट स्पर्म। ओके, इसे हम लोग क्या कहेंगे? मेल कहेंगे। यही अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो द पर्सन हु हैड फीमेल गैमेट ओवम। ओके, इसे हम लोग अंडरलाइन करेंगे वर्ड्स को क्योंकि हमें जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ओके, तो द मेल गैमेट इज स्पर्म, द फीमेल गैमेट इज ओवम। ओवम को हम लोग अदर नाम से भी जानते हैं, दैट इज हम लोग एग्स के नाम से भी जानते हैं, ओवा के नाम से भी जानते हैं। ये सिंगुलर प्लूरल का कुछ फॉर्म है। ओके, ओवा। और दूसरी बात, हम लोग स्पर्म एंड ओवम को अच्छे से अभी डिस्कस भी करेंगे कि क्या टर्म्स ये होते हैं। ओके, तो स्पर्म के लिए हम लोग सबसे पहले जो टर्म करेंगे वो देखिए, दैट इज स्पर्म। स्पर्म क्या है? स्पर्म इज द मेल गैमेट। ओके, स्पर्म इज द मेल गैमेट और ये कहाँ बनता है? ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, स्पर्म कहाँ बनता है, स्पर्म का साइज क्या होता है, स्पर्म में कौन से पार्ट्स मौजूद होते हैं, स्पर्म का फंक्शन क्या है, ये सब कुछ हमें इसमें क्लियर करना है। ओके, तो स्पर्म सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मेल गैमेट। ओके, और शायद मैंने आप लोगों को अपने लास्ट टू लास्ट वीडियोस में ये भी बताया होगा कि गैमेट को हम लोग अदर नामों से भी जानते हैं। ओके, गैमेट्स को हम लोग अदर नामों से भी जानते हैं, दैट इज रिप्रोडक्टिव सेल्स, और हम लोग और क्या कह सकते हैं? सेक्स सेल्स कह सकते हैं, गैमेट्स कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स कह सकते हैं। ठीक है, हर एक नाम इक्विवेलेंट है। ओके, सेम है हर एक नाम। तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर गैमेट्स वर्ड का यूज़ करेंगे। ओके, आप लोग को कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए गैमेट्स क्या है। तो गैमेट्स हम लोग सबसे पहला स्पर्म करने जा रहे हैं। मेल गैमेट है और इसका सोर्स क्या है? सबसे पहले आप लोग के लिए यही क्वेश्चन इसमें सबसे मेन है, इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है द टेस्टिस। ओके, कहाँ पर ये बनता है गैमेट? तो ये बनता है इन द टेस्टिस
ऑफ मेल, ओके, टेस्टिस ऑफ मेल में ये स्पर्म बनता है, ओके। अब टेस्टिस ऑफ मेल में जो स्पर्म बनता है उसको भी हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं, ओके। हम लोग अपने एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाते हैं। तो टेस्टिस ऑफ मेल में ये स्पर्म रिलीज होता है, ओके, बनता है। कब बनता है, कब बनता है ये स्पर्म? ये स्पर्म बनता है एक्चुअली में, ये स्पर्म बनने का टाइम आफ्टर एडोलेसेंसी होती है, ओके, आफ्टर प्यूबर्टी होती है। आप लोग अपनी छोटी क्लासेस में ये टर्म्स पढ़ चुके होंगे, एडोलेसेंसी एंड प्यूबर्टी। मतलब एक एग्जैक्ट एज आता है लड़कों का जब वो स्पर्म रिलीज करने के लायक हो जाते हैं, ठीक है। तो जब उनके अंदर स्पर्म का रिलीजमेंट होने लगता है वही एज उनका एडोलेसेंट एज कहलाता है, ठीक है। तो जब वो एडोलेसेंट एज में पहुंच जाते हैं तब उनका टेस्टिस कैपेबल हो जाता है स्पर्म बनाने के लिए, ओके। और उस टाइम वहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए। उनके अंदर टेस्टिस में कुछ खास बातें होती हैं। क्या होती हैं? उनके अंदर एक हार्मोनल रिलीज होता है, ठीक है, एक हार्मोनल रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन, ओके। दो तरह का हार्मोन्स रिलीज होता है। होता क्या है, सो देखिए, टेस्टिस में हार्मोन्स बनते हैं। क्या हार्मोन? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है? हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी रिलीजमेंट ऑफ हार्मोन्स, ओके। हार्मोन्स कौन से हैं? मेल सेक्स हार्मोन्स। हार्मोन्स का नाम हम लोग लिखेंगे मेल सेक्स हार्मोन्स, ओके। जो मेल सेक्स हार्मोन है वो है हमारा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और भी है, हमें उतना नहीं पढ़ना है अभी, अप टू 10th लेवल आपको बस एक ही हार्मोन का नाम लर्न करना है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, ओके। तो ये वो हार्मोन है जो कि मेल्स में सिक्रेट होने लगता है, लड़कों में सिक्रेट होने लगता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ओके। जब प्यूबर्टी का टाइम आ जाता है तो ये सिक्रेट होने लगता है। अब ये सिक्रेशन किससे होता है? ये सिक्रेशन होता है टेस्टिस में प्रेजेंट एक सेल के थ्रू जिसका नाम है लेडिग सेल, ओके। कौन से सेल के थ्रू होता है? लेडिग सेल्स, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बट मैं आप लोगों को नॉलेज देना चाहती हूँ क्योंकि हर एक टर्म जब आपके मन में स्पर्म आएगा तो स्पर्म कहाँ रिलीज होता है तो हम लोग बोलेंगे टेस्टिस में। टेस्टिस में कब रिलीज होता है तो हम लोग बोलेंगे प्यूबर्टी के टाइम। प्यूबर्टी के टाइम ही क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन रिलीज होने लगेगा। टेस्टोस्टेरोन क्यों रिलीज हुआ? क्योंकि वहाँ पे लेडिग सेल्स है जो कि क्या काम करेगा, जो कि टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करेगा बिकॉज ऑफ द पर्पस ऑफ, ये जनरल पर्पस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना जरूरी है, इसलिए ये जरूरी है कि लेडिग सेल कंट्रोल करे इन प्रोसेस को, ओके। तो ये हार्मोन्स एक्चुअली में हमारे बॉडी में हर प्रोसेस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन का भी तो कुछ काम होगा ना। तो टेस्टोस्टेरोन जब लेडिग सेल से सिक्रेट होने लगेगा तब उसका बॉडी, उस लड़के का बॉडी, उस मेल का बॉडी इस बात को मतलब एक्सेप्ट कर लेगा कि अब हमें स्पर्म को भी बनाना जरूरी है, ओके। तो जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगेगा, रिलीज होने लगेगा, तब स्पर्म भी बनना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो कब ये सब काम स्टार्ट हुआ? ये काम स्टार्ट हुआ एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी या आफ्टर द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी के समय से आगे तक कंटिन्यू होल लाइफ ये चलता रहता है, ओके। होल लाइफ लड़कों में स्पर्म का प्रोडक्शन होता रहता है। हाँ, ये जरूर हम लोग कह सकते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाता है आगे चल के, ठीक है। जब मेल्स ज़्यादा एजेड हो जाते हैं तब ये हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्डर उसका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी स्पर्म अगर ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो आगे चल के कम होने लगेगा रिलीजमेंट, ओके। मतलब उसका रिप्रोडक्टिव स्थिति जो साइकिल है वो इफेक्टेड ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, थोड़ा इफेक्टेड हो जाएगा क्योंकि बहुत कम हो गया उसका क्वांटिटी स्पर्म का, ओके। तो ये है हमारा स्पर्म। अब देखिए स्पर्म को हम लोग आगे और डिस्कशन करते हैं, दैट इज स्पर्म का हम लोग अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें, स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रक्चर में हम लोग बात करेंगे कि स्पर्म में 3 पार्ट्स होते हैं, ओके। स्पर्म हैज 3 पार्ट्स।
एक होता है इस तरह से इसका टेल, ठीक है, एक होता है इस तरह से इसका मिडिल पीस, और एक होता है द मेन पार्ट दैट इज न्यूक्लियस। ओके, इस तरह से इसका टोटल पार्ट होता है। दिस इज स्पर्म। अ टिपिकल स्पर्म का स्ट्रक्चर ये है, ये वाला पार्ट इसका टेल कहलाता है, ये वाला पार्ट इसका मिडिल पीस कहलाता है, और दिस वन इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस। तो बात क्या है यहाँ पर कि ये खाली आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है कि 3 पार्ट्स इसके होते हैं, बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो तो बस न्यूक्लियस है, उससे ज़्यादा इसका और कोई काम नहीं है। ठीक है, ये जब फर्टिलाइजेशन करता है, जब फ्यूशन करता है गैमेट के साथ, ओके, कौन से गैमेट के साथ, जब ये ओवम के साथ फ्यूशन करेगा तब इसका सिर्फ हेड ही हेल्पफुल होगा। ओके, हेड यानी कि न्यूक्लियस, इसका जो हेड है वो हेल्पफुल होगा। ओके, तो जब ये हेड इसका आगे काम करेगा, जब ये फ्यूशन करेगा, तो बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि मैम तो इसका बाकी का पार्ट क्या काम किया। तो इसका बाकी का पार्ट इसको अर्ली स्टेजेस में फ्लो करने में मदद करता है। ओके, इसको स्विमिंग करने में मदद करता है, क्योंकि इसका मोटिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्या करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है इसे, क्या कि इसे चलने फिरने में मदद करता है, स्विम करने में मदद करता है बाकी का पार्ट्स। लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फ्यूशन, फर्टिलाइजेशन तो नहीं कहेंगे, फ्यूशन, क्योंकि बस जब दोनों का संगम हो गया स्पर्म एंड ओवम का, तब क्या हो जाएगा कि बाकी के जो पार्ट्स हैं वो डीजेनरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बाकी के पार्ट्स इसके डीजेनरेट हो जाएंगे। ओके, आफ्टर फ्यूशन। आई बात समझ में, बाकी के पार्ट्स डीजेनरेट हो जाएंगे, बट न्यूक्लियस जो इसका हेड वाला भाग है वो हेल्पफुल होगा फर्टिलाइजेशन में। ओके, यहाँ तक आपको एकदम क्लियर है स्पर्म का स्ट्रक्चर। अब हम लोग स्पर्म के स्ट्रक्चर के साथ साथ इसका क्वांटिटी देख लेते हैं। ओके, क्वांटिटी क्या है, स्पर्म का क्वांटिटी मिलियंस इन नंबर होता है। ओके, क्वांटिटी में ये बहुत ज़्यादा होते हैं, और कंपैरिजन टू एग सेल ये बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ का होता है। ओके, बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ का ये होता है, और नंबर में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। क्या हम लोग कह सकते हैं, मिलियंस इन नंबर। क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब द नेक्स्ट वन टॉपिक कि स्पर्म क्या है, स्पर्म कैसा स्ट्रक्चर है, बोलिए। स्पर्म इज अ हेप्लॉयड और डिप्लॉयड, क्या हम लोग कह सकते हैं, स्पर्म इज हेप्लॉयड और डिप्लॉयड। कैसा हो सकता है स्पर्म, बिकॉज स्पर्म इज मतलब कि गैमिट है ना, तो गैमिट है तो उसे फ्यूशन करना है। ओके, स्पर्म इज अ गैमिट, उसे फ्यूशन करके एक प्रॉपर सेल बनाना है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि स्पर्म इज अ हेप्लॉयड स्ट्रक्चर। ओके, स्पर्म इज अ हेप्लॉयड स्ट्रक्चर। ठीक है, मोस्ट कॉमनली आस्किंग क्वेश्चंस ये आता है स्पर्म कैसा स्ट्रक्चर है, तो ये हेप्लॉयड स्ट्रक्चर है, बिकॉज इसमें जो नंबर ऑफ एन है वो हाफ है। ओके, एन इन क्वांटिटी है, क्रोमोसोम का नंबर। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग हेप्लॉयड कहते हैं। इसे हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स में। तो यहाँ तक हमारा स्पर्म का टॉपिक क्लियर हुआ। ओके, अब नेक्स्टली हम लोग करते हैं द ओवम। ओके, नेक्स्ट वन टॉपिक हमारा, देखिए ओवम जो है, ओवम ऑल्सो नोन एज एग, ओके, और ओवा के नाम से भी ये जाना जाता है। ओके, अगर ओवम की बात हम लोग करें तो ओवम जो है वो फीमेल गैमिट है। ओके, फीमेल गैमिट है। अब ओवम जो है वो कहाँ रिलीज होती है, तो ओवम का रिलीजमेंट का जो केंद्र है वो है द ओवरी ऑफ फीमेल बॉडी। ओके, ओवरी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग ये कह सकते हैं। तो ये कहाँ बनती है, ये बनती है हमारे ओवरी में। ओके, ओवरी में। अब दूसरी बात कि ओवरी में जब ये बनती है तो इसका जो मतलब क्वांटिटी है, क्वांटिटी कितना होता होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, इसलिए मैं आप लोगों को डिटेल इसका समझा रही हूँ। देखिए,
ओवरी में ये बनता है, ओके, एग्स बनता है, और ओवरी में एग्स के बनने का जो सिस्टम होता है वो क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ओवरी में एग्स जो बनता है ये अर्ली स्टेजेस ऑफ बर्थ से ही बनने लगता है, ठीक है। फीमेल गर्ल्स जो होती हैं, गर्ल्स में, जैसा कि मेल में मैंने आपको बताया कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये बन रहा है स्पर्म, ठीक है। लेकिन यही गर्ल्स की जब हम लोग बात करेंगे, बॉयज़ एंड गर्ल्स, जब हम लोग गर्ल्स की बात करेंगे तो गर्ल्स में जो हमारा एग का प्रोडक्शन है, ओके, एग का प्रोडक्शन वो हमारे अर्ली स्टेज में ही हो जाता है, ओके, स्टार्ट हो जाता है अर्ली स्टेज में। मतलब हम लोग अभी बर्थ भी नहीं लिए, जन्म भी नहीं लिए, हमारा एग का प्रोडक्शन होने लगा, क्योंकि हमारा ओवरी बन चुका है, ठीक है। हम जब अपने मतलब फीमेल्स जब अपने माता की यूट्रस में रहती है तभी उसके अंदर ओवरी डेवलप कर जाता है और ओवरी अपना काम स्टार्ट कर देता है, ओके। तो ओवरी जो अपना काम स्टार्ट कर देता है, ओवरी का काम है क्या, हर मंथ में 2 एग्स का रिलीजमेंट करना, ओके, ईच मंथ 2 एग्स का रिलीजमेंट करना, ईच मंथ 2 एग्स को बनाना, ओके। और ये कैसे बनता है, ड्यू टू द रिलीजमेंट ऑफ अ हार्मोन, ठीक है। एक हार्मोन बनने के कारण ये रिलीजमेंट होने लगता है। कौन सा हार्मोन है, दैट इज ईस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। ईस्ट्रोजन फीमेल का जो मेन हार्मोन है, फीमेल हार्मोन, दैट इज कॉल्ड ईस्ट्रोजन, ओके। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इस एग के रिलीजमेंट में, ओके। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन, क्या आप लोगों के अंदर क्वेश्चन आया दिमाग में कि क्या ईस्ट्रोजन हार्मोन भी अर्ली स्टेज में ही हमारे अंदर बनने लगेगा? तो यस, इसका आंसर है यस, बनने लगेगा, बट क्वांटिटी कम रहेगा, ओके। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन जैसे जैसे हमारा प्यूबर्टी एज आने लगेगा वैसे वैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ने लगेगी, ओके। तो क्या होगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन आफ्टर प्यूबर्टी, ये ईस्ट्रोजन जो है ये इंक्रीज करने लगेगा, ओके, इंक्रीजिंग इन ऑर्डर हो जाएगा। तो तब क्या होगा कि हमारे अंदर जो एग्स बनेंगे, एग्स तो हमारा पहले से ही बन रहा था, बट हमारा एग्स जो अब बनेंगे आफ्टर प्यूबर्टी वो मैच्योर होने की स्थिति में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा कि गर्ल्स में एग्स का मैच्योरिटी अगर पूछा जाए, एग्स का रिलीज होना अगर पूछा जाए तो वो तो बिफोर प्यूबर्टी भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। एग्स का बनना बिफोर प्यूबर्टी, बट मैच्योरिटी ऑफ एग्स आफ्टर प्यूबर्टी। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? एकदम क्लियरली मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैच्योरिटी ऑफ एग्स कब होता है, आफ्टर प्यूबर्टी, बट रिलीजमेंट ऑफ एग्स बिफोर प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, ओके। क्यों? क्योंकि आफ्टर प्यूबर्टी जो हार्मोन ईस्ट्रोजन है वो ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, ठीक है। तो जब ज़्यादा मात्रा में ईस्ट्रोजन बनने लगा जो कि रिस्पॉन्सिबल है एग के मैच्योरिटी के लिए, एग के रिलीजमेंट के लिए, तो वो क्या करने लगेगा, ज़्यादा करके हमारे एग्स को मैच्योर करने लगेगा। आ रही है बात समझ में? जिसके कारण हम लोगों का जो एग है, मतलब गर्ल्स का जो एग होता है वो आफ्टर प्यूबर्टी फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो सकती है, ओके। उसके पास वैसा सिचुएशन आने पर वो मतलब कि फ्यूज़ हो सकती है, और जब वो एग फ्यूज़ हो जाएगी तो उसका रिजल्ट बनेगा, मतलब बेबी प्रोडक्शन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी ऑन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग समझते हैं एग के बारे में, ओके। एग इज ऑल्सो नोन एज ओवम, फीमेल गैमीट दैट इज रिलीजेस फ्रॉम ओवरी, ओके। ओवरी इज प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ फीमेल। क्या कहेंगे हम लोग? ओवरी को प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ फीमेल, ओके। जैसा कि टेस्टिस था मेल्स में, तो मेल्स में मैंने लिखा नहीं था लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ मेल्स, ओके। तो इस तरह से हम लोग इसको समझेंगे क्लियरली। इसके बाद हम लोग द नेक्स्ट वन टॉपिक करेंगे इसके साइज के बारे में, ओके। साइज, तो ओवरी इसके जो एग्स हैं, एग्स का साइज क्या होगा? एग्स का साइज बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है। मतलब जो स्पर्म का साइज रहता है उससे कई गुना बड़ा एग्स का साइज रहता है। और कैसा रहता है? एग्स बस इस तरह का स्ट्रक्चर है हमारा, ओके। दिस इज एग, ओके। तो दिस इज एग
इसके स्ट्रक्चर में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ओके, सेलुलर स्ट्रक्चर है। इसमें जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के टाइम स्पर्म इसके पास आएगा और इसमें मोटिलिटी नहीं है, ओके, डू नॉट हैव मोटिलिटी। क्या है? डू नॉट हैव मोटिलिटी। बट स्पर्म के केस में क्या था? डिड हैव मोटिलिटी, ओके, उसमें मोटिलिटी था। तो इस तरह से हम लोग एग्स को भी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्टली अब हमारा जो टर्म है वो है द जाइगोट, ओके। तो जाइगोट क्या है उसे भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए जाइगोट, जाइगोट हम लोग कहेंगे क्या? जाइगोट का अगर एक्चुअल डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताऊं तो जाइगोट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओके। जाइगोट इज द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ओके। तो क्या कहेंगे, इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं, ओके। और इसे साथ ही साथ हम लोग फर्टिलाइज्ड एग भी कहते हैं, फर्टिलाइज्ड एग और ओवम भी कहते हैं, ओके। तो क्या है? इज द रिजल्ट ऑफ जाइगोट इज द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ओके। जाइगोट इज द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसमें हम लोगों को जाइगोट में और कुछ भी नहीं करना है, ओके। अभी हम लोग इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन टॉपिक करेंगे तो फर्टिलाइजेशन में हम लोग जानेंगे कि फर्टिलाइजेशन के स्टेजेस 3 होते हैं, ठीक है। चलिए उसे भी हम लोग आज ही कंप्लीट कर लेते हैं, नेक्स्टली हम लोग कुछ और टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ओके। तो देखिए जाइगोट जो है इज द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ओके। ये रिजल्ट है, यानी कि सबसे पहला जो सेल बना, और हाँ इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? स्टार्टिंग सेल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन, ओके। क्या कह सकते हैं? ह्यूमंस का प्रोडक्शन, या ये एनिमल्स का प्रोडक्शन भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एनिमल्स में जाइगोट से ही स्टार्टिंग होता है। हम लोग कहते हैं ना कि हमारा जो बेसिक यूनिट है वो है सेल, ओके। तो हम लोगों का स्ट्रक्चर जो शुरू हुआ था वो सेल्यूलर लेवल से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, सेल्यूलर लेवल पर स्टार्ट हुआ था। तो वो सेल्यूलर लेवल क्या था हमारा? वो सेलुलर लेवल था जाइगोट। क्या था? जाइगोट। जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर है? यूनी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है जाइगोट, ओके। यूनी सेल्यूलर स्ट्रक्चर कैसे बना? देखिए ये स्पर्म आया, ये स्पर्म आया, ओके, और दिस इज ओवम, ओके। ये मैंने काफ़ी बड़ा बना दिया, ये काफ़ी छोटे साइज का होता है, काफ़ी छोटे साइज का होता है, ये कुछ इस तरह से। तो ये जब इसके पास जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? ये फ्यूज हो जाएगा, ओके, इसके अंदर चला जाएगा, दैट इज स्पर्म। इसके अंदर स्पर्म का न्यूक्लियस आ गया और फिर ये टोटल मिल करके क्या बना देगा? एक जाइगोट बना देगा, जाइगोट, ओके। तो ये क्या बना? क्या इसमें 2 सेल्स हैं? नो, इसमें एक ही सेल है, दैट इज यूनिसेलुलर स्टेज, दैट इज जाइगोट, ओके। और इसका साइज जब ये फ्यूजन होता है तो इसका साइज सिर्फ एक पेन ड्रॉप पॉइंट के साइज का होता है, ठीक है। जब ये बेबी डेवलप करता है मदर्स वॉम्ब में या यूट्रस में, हम लोग जो भी फैलोपियन ट्यूब में ये होता है, ऐसे तो हम लोग डिटेल अच्छे से करेंगे इसको। ये जहाँ भी बनता है बेबी, ओके, ये जहाँ भी बनता है ये सिर्फ एक पेन ड्रॉप साइज का रहता है, ठीक है। और इसके बाद जब इसका आगे का डेवलपमेंट होता है, जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब ये फीटल स्टेज में पहुँचता है, तब इसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो बेबी बना वो कितने सेल स्टेज का था? ओनली यूनिसेल स्टेज का था, ओके। द जाइगोट इज यूनिसेलुलर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वन टर्म बनेगा, स्टेजेस अगर हम लोग जाने तो स्टेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन 3 है, ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर हम लोग स्टेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन करें तो 3 है, दैट इज जाइगोट, दैट इज एम्ब्रियो एंड दैट इज फीटस, ओके। 3 स्टेजेस हैं, वन आफ्टर वन बाकी सारे आते हैं। जाइगोट जो है वो एकदम से अर्ली स्टेजेस है, ओके, ये फ्यूजन ऑफ गैमिट है, जाइगोट है फ्यूजन ऑफ गैमिट।
नेक्स्टली एम्ब्रोयो क्या है? एम्ब्रोयो है अर्ली स्टेजेस जिसमें बॉडी डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। एम्ब्रोयो क्या है? आगे का स्टेजेस जिसमें बॉडी डेवलपमेंट नहीं होता है। और वही फीटस क्या है? जिसमें बॉडी का हर एक पार्ट विजुअलाइज होने लगता है, ठीक है। जैसे कि हाथ, पैर, नाक, आँख सब कुछ विजुअलाइज होने लगता है, तो उस स्टेज को हम लोग फीटस कहते हैं, ठीक है। तो ये तो था इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। जब हम लोग इसका फर्टिलाइजेशन टोटली करेंगे अच्छे से, तब हम लोग इसको जानेंगे कि एम्ब्रोयो में क्या होता है, एम्ब्रोयो कब से कब तक बनता है, फीटस कब से कब तक बनता है, ये सभी चीज़ें हम लोग इसका डिटेल करेंगे। ओके, आज के लिए मेरा टॉपिक यहीं तक रहेगा। अगर आप लोग को इस तरह से वीडियो पसंद आ रहा हो, क्लियरली आप लोग को समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।